जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सीरिया की पूरी जो सिचुएशन है वो सामने आ रही है। और जो ग्राउंड पे जो सीरियन अरब आर्मी और रशिया की फोर्सेस प्लस ईरान की मदद और इराक से भी एक बड़ा कंटिंजेंट पहुंच गया है, इन पूरी परिस्थितियों में जो HTS आतंकवादी हैं, यानी जो टर्की और अमेरिका और इजराइल द्वारा सपोर्टेड जो आतंकवादी हैं, वो पीछे हट रहे हैं। हमा वो लोग नहीं ले पाए हैं, वहीं पर वो रोक दिए गए हैं। उधर इडलिब और एलेप्पो में अलग से काउंटर अटैक सीरियन अरब आर्मी ने किया है। और देर जोर में अमेरिका ने कर्ड्स की मदद से एक सीरियन अरब आर्मी पे अटैक किया था और वहां की लड़ाई सीरियन अरब आर्मी जीत गई है, जिसमें सीधे US ट्रूप्स इन्वॉल्व थी। उसके बाद और भी बड़ी बड़ी खबरें हैं। ईरान की जो मिलिट्री ताकत है वो कितनी है, उसके कुछ आंकड़े आए हैं। उसके साथ साथ रशिया नॉर्थ कोरिया में जो एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप हुई है वो आई है। साउथ कोरिया में जो कू हुआ था वो बुरी तरह से फेल हो गया, जो अमेरिका चाहता था वो नहीं हो पाया। उसके साथ साथ देखिए और भी बहुत सारी खबरें हैं। यहां तक की खबर है कि अमेरिकन जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो एक कोड है वो चाइनीज इंजीनियर्स ने लिखा है, चाइनीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने। और 90% जो अमेरिकन जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो कोड है। और चाइना कभी भी अमेरिका को पंगु बना सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी स्थिति है। दूसरी बात, जो पैलेस्टाइन में एक बड़ी घटना राफा में हुई जिसमें कम से कम 21 इजरायली सोल्जर्स अभी तक मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। उसके बाद वेस्ट बैंक में भी इस तरह की घटना हुई। और जैसा कि हमने कुछ दिनों से ट्रेंड चलाया हुआ है कि हम जो 4-5 जोन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, उनको हम मिला के आपके सामने हम पूरा पेश करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जो आज जो स्थिति है कि जो HTS हमा में नहीं घुस पाई, उसमें देखिए वेडनेसडे यानी कल जो कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक सीरिया और रशिया ने की थी, उससे जो इडलिब में, जो कि इडलिब पूरी तरह से उनके कब्जे में है, लेकिन इडलिब में बड़े डिपोज, आर्म डिपोज, मतलब आप समझ लीजिए कि कम से कम 5 से 10 हजार हथियार, बड़े हथियार, मतलब मशीन गन और इस तरह के, वो डिस्ट्रॉय हो गए। और पूरी तरीके से जो रेडियो से कोऑर्डिनेट करके, जो पहले ये लोग जैम कर दिया था, यूक्रेन की टेक्नोलॉजी इनके पास है, मैंने आपको बताया था, और यूक्रेन की टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज करके, जो कि अमेरिका ने उपलब्ध कराई, यूक्रेनियंस को वहां भेजा और रेडियो जैम कर दिया था रशियंस का और सीरियंस का, और इसीलिए वो लोग पहले सफल हुए थे। लेकिन अभी क्या है कि ये जो इडलिब में हुआ है, इसकी खास बात यह है कि जो रशियन रेडियोस थे और जो सीरियन रेडियोस थे, जो वायरलेस जो इस तरह के रेडियोस थे, वो जैम नहीं हो पाए, यानी जो इनका एक बड़ा हथियार फेल हो गया। उसके बाद देखिए दमस्कस से और एक मिलिट्री फोर्स निकली जो हमा के कंट्री साइड में पहुंच के उसने पीछे से हमला किया HTS पे, और इसमें HTS जो है वो दो तरफ से फंस गया और उसके कई लोग मारे गए। उसके बाद देखिए यूक्रेन में भी एक बड़ी घटना हुई, जो कर्क्स में यूक्रेन ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। रशिया के Ka-50M अटैक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनियन आर्म फोर्स का एक बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसका वीडियो आया है कि बिल्कुल ऊपर से उन्होंने हेलीकॉप्टर से ग्रेनेड्स मारे, जो हाथ से फेंके जाते हैं, हेलीकॉप्टर से उन्होंने ग्रेनेड्स मारे और यूक्रेन का पूरा ध्वस्त हो गया। आप तो जानते हैं यूक्रेन अपने बल पे तो लड़ नहीं सकता, उसको नेटो और अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, इसलिए वो लड़ पा रहा है। और ये जो सारी चीजें हैं, ये देखिए उसके खिलाफ जा रही है। रशिया ऑफेंसिव पे है हर तरह से। वो बहुत, अगर समझौता नहीं होता है ट्रंप के आने के पहले, रशिया कीव पहुंच जाएगा, यूक्रेन के कैपिटल, और टेक ओवर कर लेगा। उसके बाद देखिए 16 जो यूक्रेनियन ड्रोन्स हैं वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। और ये कहाँ हुए? डोनबास में, यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई हो रही है। कर्क्स का अलग फ्रंट है, जो यूक्रेन ने कोशिश की थी, जो रशिया का हिस्सा है, वहां घुसने की, और वहां बुरी तरीके से वो फेल हुआ। अब देखिए पूरे ईस्टर्न यूरोप में जो राजनीति हो रही है, रोमेनिया, अब देखिए जैसे जॉर्जिया में, आप जानते हैं जॉर्जिया में इलेक्शन हुए और टिब्लिसी उसका कैपिटल है। वो भी जो वो 15 देश जो सोवियत यूनियन से अलग हुए 1990-91 में, उसमें से जॉर्जिया है, यूक्रेन भी उसमें से। अब जॉर्जिया प्रो रशियन गवर्नमेंट है और वो इस बार इलेक्शन भी जीत गई, लेकिन अमेरिका ने प्रोटेस्ट कराए कि वो नहीं, इलेक्शन गलत है। ये हर जगह कराते हैं, वेनेजुएला में भी यही कराता है इन्होंने। जो मेदुरो जीता, जो कि प्रो पैलेस्टीनियन है, उसके खिलाफ कितना कैंपेन चलाया, उसने सप्रेस कर दिया। जॉर्जिया में भी ये हो रहा है। जॉर्जिया में भी जो प्रो रशियन गवर्नमेंट है उसके खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट कराया। वेस्टर्न जो
वेस्ट है, नेटो है, यूएस है, और उसको भी ज़बरदस्त जो वहाँ जनता का क्योंकि समर्थन वहाँ की रशियन गवर्नमेंट को है, जॉर्जिया की, तो उसने भी वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पीछे हटना पड़ा बुरी तरह से। और ये आप सोच लीजिए कि देखिए मैं जो आपसे कहता हूँ कितने फ्रंट्स पे लड़ाई हो रही है, ये आप देखिए, मतलब पूरी दुनिया। और ये जॉर्जिया में जो हो रहा है फिलिस्तीन से जुड़ा है, यूक्रेन में जो हो रहा है फिलिस्तीन से जुड़ा है, चाहे पहले रशियन यूक्रेन वॉर पहले शुरू हुई, लेकिन आज के दौर में जब यूक्रेन के लोग पहुंच गए हैं वहां पर सीरिया में असद सरकार को हटाने, क्योंकि असद सरकार फिलिस्तीन को सपोर्ट करती है और अमेरिका असद सरकार को हटाना चाहता है ताकि इजराइल की मदद कर सके। ये देखिए सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए मैंने ये नया फॉर्म अडॉप्ट किया है कि आपके बीच में एक के बाद एक जो फ्रंट्स हैं अलग अलग उनको एक करके पेश करूं। और एक बात और आपसे, देखिए ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए। आपने कल का वीडियो काफ़ी मुझे उत्साहवर्धक लगा। और एक बात जो मैं कहना भूल जाता हूं इस बार जब से नया चैनल शुरू हुआ है, कमेंट मुझे चाहिए, 1000 कमेंट्स चाहिए। कमेंट्स अगर आप करेंगे तो उससे और ज़्यादा बूस्टिंग होगी चैनल की, तो इसलिए आप कमेंट्स करना मत भूलिए, किसी भी हालत में आप कमेंट्स करिए और इसको अंत तक आप देखिए। अब देखिए, अब जो रोमेनिया में क्या हुआ, उधर जॉर्जिया में, रोमेनिया भी ईस्टर्न यूरोप कंट्री, ये सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं था, ये स्वतंत्र कंट्री है, जैसे पोलैंड, बल्गेरिया, ये सब कम्युनिस्ट कंट्रीज थी। जो जब सोवियत यूनियन का डिक्लाइन हुआ तो ये भी ढह गई। और रोमेनिया वही कंट्री है जहाँ चेचेस्कू था और उसको फिर गोली मारी, और मतलब वेस्ट और नेटो ने। रोमेनिया ने देखिए जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ का जो फ्रंट रनर है कैलिन जॉर्जेस्क्यू, उसने ये कहा है कि हम नेटो के साथ नहीं जाएंगे। अब इस सवाल पे देखिए बवाल हो गया है, और उसने ये कह दिया है कि हम ईयू में भी नहीं जाएंगे क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन ये देश है। उसने कहा है कि ईयू वेस्टर्न यूरोपियन जो नेशंस हैं, फ्रांस, जर्मनी, और इन लोगों को फेवर करता है, और जो ईस्टर्न यूरोप है इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, इसलिए हम इनके साथ नहीं जाएंगे। और ये रशिया के लिए बड़ी जीत है। जॉर्जिया में उसके प्रो रशियन गवर्नमेंट है, रोमेनिया में भी, बल्गेरिया की भी पूरी स्थिति इसी तरीके की है, और बाकी देश भी देखिए ईस्ट यूरोप के, हालांकि हंगरी, पोलैंड काफ़ी हद तक वेस्ट के साथ है, लेकिन रशिया के भी काफ़ी करीब है। और रशिया, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, ईरान का समर्थन कर रहा है, और पूरा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसका समर्थन कर रहा है। उसके बाद देखिए हम फिर से वापस आते हैं सीरिया पे। सीरिया में HTS और SNA जो आतंकवादी हैं, इन्होंने मिल के एक अमेरिका में जो एक मीडिया का जो गहन अभियान चला गया, अलेप्पो जीत लिया, हमा जीत लिया, अब दमस्कस पहुंच जाएंगे, उसको देखिए काउंटर करने के लिए अब सीरियन मीडिया भी एक्टिव हो गया। और सीरिया के जो सरकारी सूत्र हैं उन्होंने पुष्टि की कि हमा पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरीके से सीरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और शहर के चारों ओर सीरियन अरब आर्मी के सशस्त्र बल तैनात हैं। उसके बाद आया कि हमा के ग्रामीण इलाकों में भी सीरियन अरब आर्मी ने आतंकवादी सभाओं को निशाना बनाकर भारी हमले किए, जिसमें दर्जनों HTS SNA के लोग मारे गए और उनके वाहन नष्ट हो गए। उसके बाद अभी हाल के घंटों में सीरियाई रूसी वायुसेना के हमले में 120 HTS के आतंकी मारे गए हैं। कल भी देखिए हर दिन लगभग 1000 मारे जा रहे हैं, और अभी 120 जो मारे गए हैं। उसके अलावा ये जो रोजोवा फ्रंट पे, यानी जो उधर जो देर जोर में जो लड़ाई हुई, उसके बारे में हम आपको बात बताएंगे, वहाँ भी बहुत सारे मारे गए हैं। अब देखिए झूठ फैलाने के लिए आतंकवादियों ने शहर में इंटरनेट काट दिया था ये हमा में, लेकिन वो रिस्टोर हो गया। देखिए इनके पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी, पहले जो सीरियन सिविल वॉर थी उसमें इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर देखिए भारी मिसाइलों से इडलिब में फिर से HTS साइट्स को निशाना बनाया सीरियन अरब आर्मी और रशियन फोर्सेस ने। फिर आती है खबर कि सीरियन अरब आर्मी और सुदृढ़ हो रही है और मजबूत हो रही है, और सीरियन अरब आर्मी की जो संरचनाएं हैं वो हमा शहर के उत्तर जबल जैन अल आबिदीन और उसके पूर्व कमहाना में तैनात है, मेन जो उनकी फोर्स है। और आप ये चेक कर सकते हैं कहाँ है। उसके बाद सीरियन अरब आर्मी द्वारा जबल जैन अल आबिदीन पर HTS हमले को विफल कर दिया गया। ये देखिए HTS ने हमला किया, विफल कर दिया गया। अल मायादीन ने लिखा कि HTS को समर्थन करने वाले देश अपना पूरा बल लगा रहे, पर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की धुरी
पूरी तरह से सीरिया के साथ है और उनको जन समर्थन है, और इसी वजह से वेस्ट कामयाब नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि सीरिया की देखिए पॉपुलेशन करीब 5 करोड़ है, ज़्यादा नहीं सॉरी 2 करोड़ है, 2 करोड़, 5 करोड़ इराक की है, 2 करोड़ सीरिया की पॉपुलेशन है, और ईरान की 9 करोड़ है, इराक की 5 करोड़ है। ईरान शिया कंट्री है, इराक में करीब 60% शिया हैं, 40% सुन्नी हैं, और यहाँ पर सीरिया में 2 करोड़ पॉपुलेशन है, 74% सुन्नी है। और ये जो असाद जिस सेक्ट को बिलोंग करता है, अलावाइट, ये ना शिया है ना सुन्नी, इनका अलग एक है, ये इमाम अली को एक तरह से भगवान मानते हैं और उनका एक अलग बिलीफ सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो असद है, इसके फादर हाफिज असद, ये सब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के लोग हैं, सोशलिस्ट विचारधारा के हैं। ये उस तरह से धर्म को राजनीति में उसका इंटरफेरेंस हो, इसको नहीं मानते। इसीलिए इनके जो फादर हाफिज अल असीद थे, इनके साथ सुन्नी थे, क्योंकि सुन्नी जो सीरिया के हैं उनको लगता है, और अभी आप देखिएगा जो देर और जोर में लड़ाई हुई तो बिल्कुल जो सुन्नी ट्राइब्स हैं उन्होंने कैसे असद की आर्मी का साथ दिया। तो जो सुन्नी है उनको लगता है कि एक सेकुलर सोशलिस्ट प्रेसिडेंट रहेगा तो हमारे हितों की भी रक्षा होगी, क्योंकि सुन्नियों में भी कई गुट है। अभी भी देखने में आ रहा है, HTS देखिए अलग है, कुछ वो जो SNA है जो टर्की द्वारा कंट्रोल्ड है वो अलग है, और वहाँ की जो सुन्नी है उसमें जो 74% सुन्नी है उसमें से 80% अरब्स हैं, और बाकी उसमें कुछ कर्ड्स हैं, कुछ और नेशनैलिटीज़ के हैं। अब अरब जो सुन्नी है, वो टर्किश जो सुन्नी है, उनसे वो नहीं चाहता है कि वो उसमें रूल करे। तो जो उसके सुन्नी हैं, जो यानी सीरिया के सुन्नी हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि अगर असद कमज़ोर हुआ तो टर्की का डोमिनेंस हो जाएगा, और टर्की का जो डोमिनेंस हो जाएगा तब फिर जो इस तरह के तुर्कमेन और जो टर्किश ओरिजिन के सुन्नी मुस्लिम्स हैं उनका डोमिनेंस हो जाएगा। तो इसीलिए जो अरब सीरियंस हैं वो असद के साथ। तो यहाँ भी देखिए अपने ये विचारों की लड़ाई है, ये कोई शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है। सुन्नी आपस में ही बड़ा हिस्सा असद के साथ है, उधर HTS वाले जो है वो कुछ और मानते हैं, उसमें कुछ अरब्स हैं, लेकिन उसमें भी बाहर से फाइटर्स आए हुए हैं, यूगेर से और कहाँ से, चाइना से और उज़्बेकिस्तान से। और जो SNA है जो टर्की से अलाइंड है, वो तो पूरी तरीके से उसमें 80% फाइटर्स ही तुर्कमेन हैं और टर्की ओरिजिन के हैं, और जिसके बारे में HTS के कुछ अरब सोल्जर्स ने कहा कि अरब कमांडर्स ने कहा कि ये क्या समझते हैं कि ये जो उज़्बेकी और तुर्क है यहाँ के हम पे शासन करेंगे। इस तरीके से आपस में डिवीजन, इसीलिए जो सुन्नी पॉपुलेशन है वहाँ की वो असद के साथ है। उसके बाद देखिए जो हमा में आतंकवादियों के प्रवेश के बारे में जो झूठ वेस्ट फैला रहा था, इसको वेस्ट की एजेंसी ने निगेट किया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स से पहले इसने ये कहा कि हमा में घुस गए हैं आतंकवादी, फिर कहा नहीं घुसे, और ये बहुत ही नटोरियस है। सीरियन ये जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी बनी है, अमेरिका का संगठन है, नाम अपना सीरियन रखता है, और वहाँ से बैठे बैठे कोई इसका प्रेजेंस ही नहीं ग्राउंड पे, वहाँ से बैठे बैठे झूठ फैलाता है। लेकिन इसको भी ये बोलना पड़ा कि नहीं, हमा वाली बात झूठ है। अब देखिए अब एक आते हैं यहाँ पर गाज़ा पे। अब गाज़ा में देखिए एक बड़ा कत्लेआम इजराइल ने आज भी किया। वहाँ पर 60-70 हज़ार लोग फंसे हुए हैं, और वो उनको स्टारवेशन से मारना चाहता है, उनको वो गोलियों से मारना चाहता है, लेकिन हमास उनको रोके हुए प्रोटेक्ट कर रहा है, खिला भी रहा है। वहाँ पर उस तरह से स्टारवेशन को प्रिवेंट भी कर रहा है। पूरा वहाँ ज़बरदस्त जंग चल रही है, और रोज़ घटनाएं हो रही हैं। कल 35 मारे गए इजरायली, आज 21 मारे गए। अब यहाँ पर एमनिस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि जो नॉर्थ गाज़ा में, खासतौर पर पूरे गाज़ा में तो जेनोसाइड है ही, नॉर्थ गाज़ा में जिसमें पिछले 60 दिनों में करीब 2500 फिलिस्तीनी सिविलियन इजराइल ने मार दिए, ये यहाँ पर इजराइल एक तरह से जेनोसाइड कर रहा है। ये एमनिस्टी इंटरनेशनल का जो प्रो वेस्ट है, और ये जेनोसाइड कर रहा है, और ये जो जेनीवा में जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन एक बहुत बड़ा जो यूएनओ से जुड़ा हुआ, उसको वायलेट कर रहा है। एमनिस्टी इंटरनेशनल ने यह भी कहा कि देखिए 1948 के बाद से इजराइल लगातार वायलेशन कर रहा है, और जेनोसाइड जो कन्वेंशन हुआ था उसको फिर से वो शुरू से वायलेट कर रहा है, इधर और ज़्यादा तेज़ हो गया है।
ये भी उन्होंने कहा कि आईडीएफ के जो एक्शंस है इनसे इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स हुई हैं और इस तरीके की पूरी स्थिति बनी है कि नस्ली सफाया फिलिस्तीनियों का हो, ये पूरी जो सिचुएशन। और इजराइल ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी एंटीसेमिटिक कह दिया, ये सबको एंटीसेमिटिक कह देते हैं। उसके बाद देखिए रशिया के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर का CNN को एक रिस्पांस आया। उन्होंने कहा, उनसे ओरेशनिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ओरेशनिक केवल एक संदेश है, और ऐसा संदेश है कि दुनिया समझ जाए कि रशिया के पास वो हथियार है जो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी तापमान पैदा करता है, और समझ जाए। मतलब इसको कह के वो चुप हो गए और देखिए अपने आप मैसेज चला गया। उसके बाद देखिए गाजा में सीज फायर की बातें जो चल रही हैं, इजराइल ने एक अपना अपडेटेड प्रपोजल भेजा है। उन्होंने कहा है कि 42 से 60 दिन का सीज फायर होगा और उसमें हमास जो है सारी महिलाओं को और जो 50 साल के ऊपर लोग हैं और जो बीमार हैं उन होस्टेजेस को छोड़ेगा। अब आप देखिए हमास ने तो ये कंडीशंस अगर 2 जुलाई का जो बाइडेन का प्रपोजल था वही मान ली थी। उसमें ये नहीं था कि 60 दिन का, क्योंकि 60 दिन का देखिए ये इजराइल ने हिजबुल्लाह वहाँ पर लेबनान में भी सीज फायर किया। 60 दिन उन्होंने कहा कि हम 60 दिन में हम विड्रॉ करेंगे, और 60 दिन के विड्रॉल में ऑलरेडी वो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। 15 लेबनीज शहीद हो गए, और फिर जब हिजबुल्लाह ने जवाब दिया वहाँ, तब उसके बाद से इजराइल शांत है। हिजबुल्लाह के एक हमले से, वो भी वहाँ उसने सीज फायर वायलेट नहीं किया, उसने शीबा फार्म्स पे मारा जो टेक्निकली लेबनान का हिस्सा है, इजराइल उसको ऑक्यूपाई किए हुए। तो ये जो देखिए सीज फायर प्रपोजल इजराइल की तरफ से आया, ऑब्वियसली हमास इसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हमास कह रहा है परमानेंट सीज फायर होगा। इजरायली फोर्सेस फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, नेत्जरीम सब जगह से वापस हटेंगी और फिलिस्तीनियों को ये राइट होना चाहिए कि अपने घर को वापस आ सके। लेकिन इजराइल तो गाज़ा में सेटलमेंट्स बनाना चाहता है, गाज़ा को फिर से एनेक्स करना चाहता है, वेस्ट बैंक को भी करना चाहता है, उसके लिए पूरी सिविल वॉर शुरू हो गई है। तो वो पूरी स्थिति देखिए है, और इसको भी हमास रिजेक्ट करेगा। उसके बाद देखिए और खबर एक आई है कि कैसे जो सीरिया में आतंकवादी हैं उनके साथ यूक्रेनियंस हैं, उन्होंने कामिकाजी ड्रोन्स, जो एक साथ सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, वो उनको सिखाया कैसे वो ऑपरेट होते हैं, जामिंग ऑपरेशन इनको सिखाए। और एक बड़ा ये आया है कि जो एक तहरीर अल शाम यानी HTS का एक आदमी, उसने खुद कहा है, ये टेलीविज़न पे उसने कहा है, और उसने कहा है कि हम लोगों को टर्की में यूक्रेनियंस ने आके ट्रेनिंग दी और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर भेजा गया, और ये बहुत काम आया एलेप्पो और इडलिब को कब्जा करने में। उसके बाद देखिए अब एक सवाल यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ईरान की मिलिट्री कितनी बड़ी है। तो ईरान की मिलिट्री देखिए जो पूरी सामने आई है कि करीब 6,10,000 उसमें सोल्जर्स हैं, 3,50,000 रिजर्व्स हैं जो इजराइल से ट्रिपल और 4 टाइम ज़्यादा, 2,30,000 उनके जो स्पेशल फोर्स है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, वो 2,30,000 है। जो सेना है 6,10,000 वो अलग है, और जो रिजर्विस्ट हैं 3,50,000 वो अलग है। मिसाइल्स जो हैं बहुत ज़्यादा उनके पास है, जैसे 3,000 के ऊपर यूनिट्स हैं, हर यूनिट में कई मिसाइल्स हैं। और शहाब 1, शहाब 2, कदर, इमाद, क्रूज मिसाइल जैसे पावे, ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन सच एज शाहिद 136, स्ट्राइक ड्रोन्स शाहिद 149, एयरक्राफ्ट, और उनके पास पूरे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो 551 है, 186 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, 129 हेलीकॉप्टर्स हैं, 32 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं और 5 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सब चीज़ें उनके पास हैं जो वेरिंग डिग्रीज में, तो 5 हेलीकॉप्टर जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स होते हैं। इजराइल से फिर ये डबल ट्रिपल है। उसके बाद आर्मर भी देखिए करीब 2,000 टैंक्स है जो कि इजराइल से डबल है, और 65,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। ये खासियत है ईरान की, 65,000 आर्मर्ड व्हीकल्स बड़ी बड़ी आर्मीज़ के पास नहीं होते हैं, इनके पास है। आर्टिलरी में भी 580 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं, 2,050 टोड आर्टिलरी पीसेस हैं, 775 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम्स हैं। ये जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है जो 775 है, बहुत बड़ी संख्या होती है। ये सीरिया में भी भेजा ईरान ने, और ये देखिए कोई भी इजराइल से युद्ध होता है उसमें बहुत काम ये बड़ी मतलब गेम चेंजिंग होते हैं। उसके बाद देखिए नेवी में करीब हालांकि नेवी ईरान की उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन इधर बड़ी है। 21 पेट्रोल उनके पास वेसल्स है, 19 सबमरीन हैं, बड़ी संख्या 19 सबमरीन।
7 फ्रिगेट्स हैं और 3 कॉर्वेट्स हैं, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर ईरान है कि नहीं, ये एक स्थिति बनी हुई। अब देखिए, अब जो लेबनान में इजरायली मिलिट्री ने बेंत जिबिल की तरफ आज बस एक फायर किया, बाकी जो लगातार फायरिंग हो रही थी, जो 100 सीज फायर वायलेशन हुए, हिजबुल्लाह के एक हमले ने उसको रोक दिया। उसके बाद देखिए, आज बड़ा निर्णायक एक चीज़ हुई। वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, माफ़ करिएगा, वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, उसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की 2 गाड़ियां उठा ली। अब ये देखिए, कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अगर नहीं माना तो उसको फिर झुका दिया जाएगा। उसकी 2 गाड़ियां उठा ली सरेआम रमल्ला से, उनकी गाड़ियां उठा ली, उनको कोई हवा मतलब वो कुछ नहीं कर पाए। फिर देखिए, फिर यहाँ पर तल अल हवा जो नेबरहुड है, गाज़ा कई बार भी लड़ाई का सेंटर है, यहाँ पर दो इजरायली ट्रूप कैरियर्स उड़ाए गए, जिसमें करीब 21 इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है, करीब 9 घायल हैं। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि शायद कि 21 मारे ज़्यादा गए, घायल कम हुए हैं। और ये बैरल बॉम्ब्स जो एक बार लगते हैं, फिर ऐसे वो कई राउंड वो एक्सप्लोड करते हैं। बैरल बॉम्ब्स का इन्होंने एक एक्सप्लोजिव डिवाइस वहीं रख दी थी, जिसके ऊपर से ये जो और ये कहाँ हुआ था, तल अल हवा गाज़ा में, उसके ऊपर से इजरायली जो व्हीकल्स हैं वो निकली और उड़ गई। उसके बाद देखिए, जो और सामने आ रही हैं सीरिया से बातें कि जो जबल जैन अल आबिदीन है, वही जो मैंने पहले मेंशन किया था, वहाँ पर उसकी लड़ाई 100% सीरियन आर्मी जीत गई है, और पूरी तरह से जीत गई है, और वो उसने पूरी ये HTS को पीछे कर दिया। फिर खबर आती है, और ये सब वेस्ट से खबरें आ रही हैं, मतलब वेस्टर्न सोर्सेस से। HTS जो मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी, जबल जैन अल आबिदीन जो हमा के पास है, इनको भारी नुकसान हुआ है, और सीरियन अरब आर्मी ने इनको एम्बुश कर दिया, यानी 2 तरफ से घेर के मारा। फिर देखिए, रशियन नेवी लॉन्चेस क्रूज मिसाइल्स। रशियन नेवी ने क्रूज मिसाइल मारे जो इडलिब पे सीधे गिरे। लगातार वो इडलिब पे रशियन वेपन्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं, और इडलिब को वो तोड़ देंगे। उसके बाद देखिए, हिजबुल्लाह के जो पॉलिटिकल काउंसिल चीफ है महमूद कमाती, अब देखिए कैसे सब फ्रंट जुड़े हैं, लेबनान, सीरिया, रशिया, यूक्रेन, मैं सब बता रहा हूँ आपको। हिजबुल्लाह के जो पॉलिटिकल काउंसिल हैं मोहम्मद कमाती, उन्होंने कहा कि हमने जो रिस्पॉन्स दिया, देखिए एक बार में इजराइल चुप हो गया, और ये जो है, अगर इजराइल ने दोबारा हिमाकत की तो फिर और तगड़ा रिस्पॉन्स होगा, यानी उसके बाद हिजबुल्लाह ऐसे मारेगा कि इजराइल के को सीधे नुकसान होगा, कुछ इजरायली लोग मारे भी जा सकते हैं। अब तो जानते हैं हिजबुल्लाह ने कैसे तेल अवीव वगैरह को जाम कर दिया था मार मार के। उसके बाद देखिए, 120 HTS मिलिटेंट्स और मारे गए, ये नई खबर आई। अब आप गिनते जाइए, पूरी 1000 आज भी पहुंच जाएंगे। माफ़ करिएगा, थोड़ा यहाँ पर ठंड है। उसके बाद देखिए, राफा में एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है, जहाँ की इसकी डिटेल्स अभी आने बाकी हैं। बड़े स्तर पे यहाँ पर जो इजरायली फोर्सेस हैं वो मारी गई है। वेस्ट बैंक में देखिए, कई जगह से इजरायली फोर्सेस ने इन्वेड करने की कोशिश की। तलफित, जेनिन, अल खलील, बेथलेम, सब जगह पीछे हट रहे हैं। वेस्ट बैंक को ये लोग छू ही नहीं पा रहे हैं। आपकी खासियत देखिए, और ये देखिए कि जो एक हमास के फोर्स ने यहाँ पर जबलिया में नॉर्थ गाज़ा में फिर से इजरायली आर्मर्ड व्हीकल्स एक बाहर खड़ी थी, और एक इमारत के अंदर इजरायली सोल्जर्स थे। उनको अल यासीन 105 और P29 शेल से उनको मार गिराया। यहाँ भी जितनी मौतें हुई हैं वो 21 के अलावा जितनी मौतें हुई हैं, जितने लोग मारे गए हैं, वो एक अलग से है, वो खबर आ जाएगी। उसके बाद ये देखिए, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने जो पूरा साइन किया है अकॉर्ड, जिसमें एक दूसरे को हेल्प करना, अगर किसी ने किसी पे हमला किया, यानी नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से अब रशिया के प्रोटेक्शन में। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लग गया, वो फेल हो गया, और इसी बात पे लगा था कि नॉर्थ कोरिया मजबूत हो रहा है, वो साउथ कोरिया में फेल हो गया। मेरे ख्याल से साउथ कोरिया, देखिए साउथ कोरिया में एक बड़ा हिस्सा है जो नॉर्थ कोरिया से यूनिटी चाहता है, वहाँ की जनता, और वो देखिए आगे बढ़ेगी।
वेस्ट का जो ये पूरा प्रोपेगेंडा है ये बेकार है। अब देखिए हम उस पर आते हैं कि देर उस जोर में जो सीरिया में है, सीरिया के बिल्कुल ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है जहाँ पर कर्ड्स का रूल शुरू होता है और कर्ड्स प्रो यूएस हैं, वहाँ पर एक बड़ी लड़ाई हुई जहाँ पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो कर्ड्स की हैं और अमेरिकन आर्मी ने उनको सीधे सपोर्ट किया था। वहाँ पर अल हुसैनिया वगैरह में जो अल ममाल अल हुसैनिया इन सब एरियाज़ में लड़ाई हुई, देर जोर में। वहीं पर कनोको ऑयल फील्ड्स हैं जो जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं, वहाँ से पूरा इन लोगों ने मदद की। लेकिन पूरी जो लड़ाई है ये सीरियन अरब आर्मी जीत गई। इसका नाम ही इन्होंने दिया था ऑपरेशन रिटर्न, और इसमें इन्होंने कहा था कि 7 गांव हैं उसमें हम लोगों को चाहते हैं वापस हो जाएं। वो सब सुन्नी गांव थे और पूरे जो सुन्नी फोर्सेस हैं, जो सुन्नी अरब्स हैं, उन्होंने सीरियन अरब आर्मी का साथ दिया। उन लोगों ने कहा कि ये अमेरिका द्वारा कंट्रोल जो कर्ड्स हैं इनके साथ हम नहीं जाएंगे। उसके बाद देखिए जॉइंट सीरियन रशियन वॉर प्लेन्स, इन लोगों ने हमा में फिर से, जो उत्तरी हमा में फिर से हमला किया और कई आतंकवादियों को मार गिराया। फिर देखिए पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने गाज़ा के अल जनीना नेबरहुड में एक बड़ी घटना की। कम से कम 18 इजरायली सोल्जर्स की एक सभा पे उन्होंने गोली दागी है। इसका भी अभी पूरा इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। और जो ये बात है कि 90% सॉफ्टवेयर अमेरिकन प्रोडक्ट्स का है, उसमें चाइना का कोड है। तुम कब तक लड़ोगे अमेरिका, तुम कब तक लड़ोगे इजराइल? तुम लड़ लो, तुम 10 साल लड़ लो, 20 साल लड़ लो, 40 साल लड़ लो, 100 साल लड़ लो, फिलिस्तीन आज़ाद होके रहेगा। लेबनान में तुम हार चुके हो, सीरिया में तुम्हारी हार होगी। हिम्मत है तो इराक में भी फ्रंट खोलो, ईरान में भी फ्रंट खोलो, फौजें तैयार है, तुम्हारी हार तय है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।